16 लाख की इनकम और इनकम टैक्स ज़ीरो? क्या बात कर रहे हो यार, कुछ भी। अगर आप मुझे ये कहते तो मेरा भी यही रिएक्शन होता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिनेंस विद मयंक। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टैक्स सेविंग्स ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप अपने 16 लाख के इनकम पर इनकम टैक्स ज़ीरो कर सकते हो। बट ये ज़रूरी नहीं ये सब पर लागू हो। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा आती रहे। टैक्स प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है कि हमें टैक्स स्लैब को चूज़ करना होगा कि हमें नए स्लैब को चूज़ करना है या ओल्ड स्लैब को। तो यहाँ एक बेसिक रूल है कि जो भी लोग हाई इनकम ब्रैकेट में हैं उन्हें ओल्ड टैक्स स्लैब में ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारे पास बहुत इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। नए टैक्स स्लैब के अंदर हमारे पास कोई भी डिडक्शन का ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ टैक्स स्लैब में टैक्स रेट कम है। सो नए टैक्स स्लैब उन्हें चूज़ करनी चाहिए जिनकी इनकम कम है या उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करनी है। चलिए अब हम एक्सेल की मदद से लाइन बाय लाइन देखते हैं कि एनुअल सीटीसी के बाद हमको कौन कौन से एग्जाम्शन मिलते हैं और हम कौन कौन से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मान लेते हैं आपकी एनुअल सीटीसी 16 लाख रुपए है, तो नए वेज कोड 2022 के हिसाब से अगर आपकी सीटीसी 16 लाख है तो कंपनी को आपकी बेसिक सैलरी मिनिमम 50% ऑफ द एनुअल सीटीसी रखनी होगी। और यहाँ पे भी हमने वही कंसिडर किया है। तो 50% ऑफ द एनुअल सीटीसी होती है आपकी बेसिक सैलरी 8 लाख रुपए। तो चलते हैं अब एग्जाम्शन की ओर। अब आप देखिए, काफ़ी सारी कंपनी आपको प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी देती है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट ऐसे तो 15,000 के ऊपर ही देना होता है, यानी कि 1,800 रुपये मिनिमम। लेकिन टैक्स सेविंग लोगों की मैक्सिमम हो सके तो ज़्यादातर कंपनी लोगों को ऑप्शन देती है कि आप अपने प्रोविडेंट फंड कटवा सकते हैं। सो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मैक्सिमम 12% बेसिक टैक्स पर अब होता है, तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। सो यहाँ पे मैंने वही कंसिडर किया है। 12% आपके 8 लाख का जो बेसिक सैलरी है, अगर उस पर 12% को कैलकुलेट करें तो 96,000 बनती है, जिसको डिडक्ट करने के बाद हमारी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 15,04,000 रुपये। तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जामेशन अंडर सेक्शन 10 की। उसमें सबसे पहली एग्जामेशन है एचआरए की, जो कि होता है हाउस रेंट अलावेंस। अब एचआरए कैलकुलेट करने के लिए इनकम टैक्स में 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं। आप जितना एचआरए लेते हैं, या फिर रेंट में से 10% ऑफ द बेसिक सैलरी हटाने के बाद, या 40 या 50% ऑफ द बेसिक सैलरी, इन तीनों में से जो भी मिनिमम होता है उसे हम एग्जेम्पशन लेते हैं। तो मान लेते हैं हम 30,000 का रेंट पे कर रहे हैं और कंपनी हमें 40,000 एचआरए दे रही है। तो हमारे तीनों क्राइटेरिया में इस अमाउंट को पुट करने के बाद हमारा एक्चुअल एचआरए होगा 40,000 इंटू 12, 4,80,000 रुपये। रेंट में से 10% ऑफ द बेसिक सैलरी हटाने के बाद हमारी अमाउंट आती है 2,80,000 रुपये। और 50% ऑफ द बेसिक सैलरी जो हमारा 8 लाख था, तो वो बनता है 4 लाख रुपये। तो इन तीनों में से सबसे लोअर है 2,80,000 रुपये, जो कि हमें डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि आपने खुद के घर पे एग्जेम्पशन ले पाएंगे, तो इसका जवाब है नहीं। पर यहाँ मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। अगर आप अपने पेरेंट्स के घर पर रह रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को भी रेंट दे सकते हैं। इससे फ़ायदा यह होगा कि आप अपने एचआरए का डिडक्शन मिल जाएगा। और दूसरा, आपके जो पेरेंट्स हैं उनके अगर मान लीजिए कोई इनकम नहीं है तो 5 लाख तक तो ऐसे भी उनके इनकम टैक्स एग्जम्प्ट है, तो उनके लिए कोई इनकम का सोर्स भी बन जाएगा। दूसरा अब आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। यह 100 रुपये पर मंथ अलाउड होता है। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 2,400 का डिडक्शन मिल जाएगा। तीसरा आता है हॉस्टल अलाउंस, जो 300 रुपये पर मंथ अलाउड होता है, और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 7,200 का डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद आता है एलटीए, जो कि है लीव ट्रैवल अलाउंस, जो आपकी इन्हीं भी 4 सालों में 2 साल में आपको इसको क्लेम करना पड़ता है। मान लीजिए आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं या हॉलीडे पे गए हैं, तो यहाँ पे एक बोनस टिप है कि आप ऐसे वाले हॉलीडे का एलटीए क्लेम कीजिए जहाँ पे आपने मैक्सिमम ट्रैवल किया है। जैसे कि सपोज आप 4 लोग हैं फैमिली में, चारों के चारों आप बाई एयर कहीं पर गए हैं, और मान लेते हैं आपको 50,000 का खर्चा आया है। तो ऐसे वाले हॉलीडे का आपको जो फेयर है, यानी कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ है, उसको आप यहाँ पे क्लेम कीजिए। सो यहाँ पर मैंने 50,000 का खर्चा एज्यूम किया है, तो आपकी टोटल डिडक्शन सेक्शन 10 के अंदर हो जाती है 3,39,600 रुपये। अब इसके बाद आता है सेक्शन 16 का डिडक्शंस। तो इस सेक्शन 16 में आपको कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको खुद ही 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है, और आपको प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट करना पड़ता है जो कि 2,100 रुपये होता है, जो कि कंपनी खुद काट लेती है। इन सब को हटाने के बाद
जो आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी बनती है वो बनती है 11,12,300 रुपये। अब आते हैं सेक्शन 24 पे, जो कि है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब काफ़ी लोगों को यहाँ एक कन्फ्यूजन है, उन्हें ये लगता है उन्होंने जो होम लोन लेकर रखा है, मान लेते हैं उस पर वो 2 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसमें उन्हें टैक्स रिबेट मिल जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं होता है। आपको उस प्रॉपर्टी का रेंट भी कंसिडर करना होगा, चाहे वो रेंट पे चढ़ा हो या ना चढ़ा हो। यहाँ पे नोशनल रेंट का कंसेप्ट आता है। एवरेज रेंट उस लोकेलिटी में क्या चल रही है, मान लेते हैं उसका रेंट 20,000 चल रहा है लोकेलिटी में, तो आपको आपकी इनकम में उसे ऐड करना होगा। तो यहाँ रिबेट कैसे मिलती है, जो भी आपका रेंट है उसमें से हम प्रॉपर्टी टैक्स को पहले माइनस करते हैं, फिर 30% ऑफ द रेंट, जो कि हम मान के चलते हैं कि वो मेंटेनेंस का खर्चा है, उसको भी माइनस करते हैं, और उसके बाद आप जो होम लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको माइनस करते हैं। उसके बाद जो अमाउंट आता है वो सेक्शन 24 में आपको एज अ डिडक्शन मिलता है। तो अगर ये अमाउंट पॉजिटिव आ जाता है तो इसको आपको अपना इनकम कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसमें आपको 2 लाख का लॉस तभी होगा मैक्सिमम, जब आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है रेंट से। तो इसमें मैक्सिमम 2 लाख तक का हमें डिडक्शन मिल सकता है। इसके बाद हम मान लेते हैं हमारी सेविंग्स बैंक में इंटरेस्ट 10,000 रुपये बना है, तो ये इंटरेस्ट हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाते हैं। तो इन सब के बाद आपकी टोटल इनकम बन जाती है 9,22,300 रुपये। अब चलते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A की तरफ। तो सबसे पहले इसमें आता है सेक्शन 80C, जो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है, और इसकी टोटल लिमिट 1.5 लाख की है। इसमें आप EPF में या PPF में होम लोन के प्रिंसिपल पे ELSS फंड, यूलिप फंड, आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, FD जैसे इन्वेस्टमेंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पर हम 80CCD 1B में 50,000 का एडिशनल डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं, जो कि NPS के टायर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट करने से मिलती है। फिर आता है सेक्शन 80D, जो कि है डिडक्शन ऑन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। इस पे आप खुद के और पेरेंट्स के मिलाकर टोटल 75,000 का क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने माना है कि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो इसमें आपका इंडिविजुअली 25,000, और सिंस आपके पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो उनका 50,000 का डिडक्शन क्लब करके टोटल 75,000 का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 80E, जो कि है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। जिन लोगों ने 2016-17 के अंदर होम लोन लिए थे, उस टाइम पर 50,000 का एक एडिशनल रिबेट दिया जाता था, जो कि लाइफ टाइम चलने वाला था। तो वो रिबेट आप अभी भी क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 80TA, जो कि है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, जो कि मैक्सिमम 10,000 तक का आप क्लेम कर सकते हैं। और लास्ट में सेक्शन 80GGC, जो कि है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें आपको 100% तक का डिडक्शन मिल सकता है। तो मान लेते हैं आपने 1 लाख का डोनेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टी को, तो इन सारे डिडक्शंस को देखने के बाद आपका टैक्सेबल इनकम बनता है 4,87,300 रुपीज़, जो कि 5 लाख रुपये से कम होता है। तो इसलिए आपको सेक्शन 87A के अंदर रिबेट मिल जाएगा और आपका टोटल टैक्स बनेगा 0 रुपीज़। आई होप आपको सारे एग्जाम्शंस एंड डिडक्शंस क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी तरह का डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, या एल्स कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं टॉपमेट पर। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में टैग किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में टैग किया है। डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू फाउंड इट यूजफुल। टिल देन, गुड बाय, शबा खैर।